नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बाबरी मस्जिद याद है आपको, जिसे गिराकर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के तिलिस्म बुने। और इसका आधार यह था कि हम मुसलमानों को इतिहास के अपराध की सजा देंगे, या फिर कहें कि हम इसका बदला लेंगे और यह हमारा अधिकार है। 1528 ईस्वी में बनी एक मस्जिद का मामला अदालत में जाता है और बरसों बरस के मुकदमे के बाद फैसला आता है कि मस्जिद अवैध है, गैर कानूनी है, कब्जा करके बनाई गई है जमीन और इसे इसके असली मालिकों यानी हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। नतीजा 6 दिसंबर 1992 को गिराई गई मस्जिद को सरकार के निगरानी में समतल कर दिया जाता है और मंदिर निर्माण शुरू होता है। बिल्कुल वैसी ही एक मस्जिद चीन में गिराई जा रही है, बाबरी मस्जिद की ही तरह, लेकिन उससे बहुत बहुत ज्यादा पुरानी। और कमाल की बात तो यह है कि वहां भी अदालत ने ही मस्जिद को कब्जा कहा है और अदालत के आदेश के बाद ही उसे ध्वस्त करने के लिए पुलिस पहुंची थी। मतलब इधर त्रिशूल, तलवार, फावड़ा, गैती लिए गुंडों, लफंगों की टोलियां थीं और उधर चीन की ताकतवर पुलिस। लेकिन निशाने पर दोनों तरफ सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिदें और दोनों बाकायदा कानून के दायरे में। देखिए कि दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में एक जगह है नजियायिंग। नजियायिंग एक ऐतिहासिक शहर है। यह एक मुस्लिम बहुल शहर है। चीन में मुसलमानों के लिए आस्था और धार्मिक शिक्षा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना केंद्र रहा है नजियायिंग। यही वो मस्जिद है जिसे गिराया जा रहा है। आपको बता दें कि नजियायिंग की यह मस्जिद लगभग 1000 साल पुरानी है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया था। मतलब बाबरी मस्जिद से करीब करीब 200 साल ज्यादा पुरानी। साफ है, जब दुनिया के नक्शे पर चीन का नामो निशान तक नहीं था, तब भी यह मस्जिद और इससे जुड़े शिक्षा संस्थान ऐसे ही खड़े थे। लेकिन इसके निर्माण के 1000 साल बाद 2020 में चीन की एक अदालत ने कहा कि मस्जिद अवैध जमीन पर खड़ी है और इसे फौरन गिरा दिया जाना चाहिए। इसके बाद से ही इस मस्जिद को गिराने की कोशिश जारी है। लेकिन जब भी पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंचती है, लोगों के विरोध की वजह से उसे लौटना पड़ता है। लेकिन 28 मई को ऐसा नहीं हुआ। टोंगहाई काउंटी पुलिस का बहुत बड़ा दस्ता पूरी तैयारी के साथ नजियायिंग की मस्जिद के इलाके में पहुंचता है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर देता है और उसने मस्जिद के गुंबद का एक हिस्सा तोड़ भी दिया। इससे लोग भड़क गए और हजारों की संख्या में मस्जिद के सामने जमा हो गए। लोगों के विरोध की वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ा और जैसे ही पुलिस पीछे हटी, प्रदर्शनकारी मस्जिद के गेट पर धरने पर बैठ गए। पूरा दिन और पूरी रात प्रदर्शनकारी वैसे ही बैठे रहे। आपको बता दें कि चीन में इस तरह के विरोध का चलन नहीं है। पुलिस और सरकार के विरोध का मतलब वहां राजद्रोह माना जाता है और इसकी सजा बहुत सख्त है। लेकिन मुसलमानों के अस्तित्व पर बनाई है और वहां के मुसलमान इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। चीन में मुसलमानों पर जुल्म और उनके साथ भेदभाव की कहानियां आपने सुनी भी होंगी। नजियायिंग के मुसलमान भी बेहद बुरे हाल में रहते हैं। वो अक्सर सुविधाओं की मांग के लिए प्रदर्शन करते रहे। इन प्रदर्शनों को चीन की सरकार ताकत के दम पर दबा देती है। लेकिन मस्जिद को गिराने का विरोध बहुत भारी पड़ने वाला है प्रदर्शनकारियों पर। 28 मई के विरोध प्रदर्शन के बाद से ही चीन की सरकार एक्शन में है। वो वीडियो फुटेज के आधार पर हर उस प्रदर्शनकारी का पूरा डेटाबेस तैयार कर रही है जो मस्जिद को गिराने का विरोध करने वाले प्रदर्शन में किसी भी तरह से शामिल थे। लेकिन जो भयावह है वो ये कि चीन की सरकार ने आदेश दिया है कि जो लोग भी मस्जिद को गिराने के विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, वो खुद ही अपना अपराध कबूल कर लें और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दें। इससे शायद उन्हें हल्की सजा मिलेगी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसके बाद उनका जो हाल किया जाएगा, इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे भारत के कई राज्यों में बुलडोजर चढ़ा देने के नाम पर मुसलमानों को किसी भी विरोध प्रदर्शन में जाने से रोका जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। सीए और एनआरसी के विरोध के समय उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसकी कहानियां आप भूले नहीं होंगे। शहर दर शहर योगी सरकार ने चौराहों पर गैर कानूनी तरीके से वसूली के पोस्टर लगा दिए थे। हाई कोर्ट ने इसके लिए भारी फटकार लगाई थी, लेकिन तब भी सरकार अपील में चली गई और वहां से भी उसे बुरी तरह झाड़ मिली। मतलब सवाल नीयत का है जो हर नैतिकता का कचूमर निकाल देता है। अब जरा फिर से चीन पर आते हैं। चीन की सरकार चाहती है कि मुसलमान अपने धार्मिक आचरण छोड़कर चीनी आचार व्यवहार में ढल जाए। आपको बता दें
कि चीन में लगभग 75% लोग ऐसे हैं, मतलब 2/3 आबादी, जो किसी भी धर्म को नहीं मानती। 18% बौद्ध धर्म को मानते हैं, 5% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और इसके बाद नंबर आता है इस्लाम का। पूरे चीन में बमुश्किल 1.5% लोग मुसलमान हैं, लिहाजा उनकी आवाज को दबाना सरकार के लिए बहुत आसान है। चीनी सरकार हर धर्म के धार्मिक नेताओं पर कड़ी नजर रख रही है। पिछले दिनों अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी थी कि चीन की सरकार बाकायदा ऐसे मुस्लिम और ईसाई धर्म गुरुओं का डेटाबेस तैयार कर रही है जिन्हें चीन की सरकार मान्यता देती है। और चीनी सरकार की मान्यता की जो पहली और सबसे बड़ी शर्त है वो ये कि धर्मगुरु सरकारी नियम कायदों का कभी विरोध नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इस डेटाबेस में वैसे तो सारे धर्मों के नेता शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान मुसलमानों और ईसाइयों पर दिया गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है कि इन धार्मिक नेताओं के विदेशी ताल्लुकात बहुत गहरे होते हैं और वो चीन की आंतरिक नीति पर असर डाल सकते हैं। विदेशी ताल्लुकात से मतलब है मुसलमानों का जुड़ाव ईरान से, अरब देशों से, तुर्की से, इंडोनेशिया जैसे देशों से, और ईसाइयों का जुड़ाव अमेरिका, इंग्लैंड, इटली और जर्मनी जैसे देशों से, यूरोप मान लीजिए। चीनी सरकार को लगता है कि धार्मिक संगठनों को विदेशों से मोटा पैसा मिलता है जिससे वो अपनी गतिविधियां चलाते हैं। इसे देखते हुए उसने इन धर्मों की संस्थाओं के सारे विदेशी चंदे पर पूरी तरह से रोक लगा दी। लेकिन जो बात हैरान करने वाली है वो ये कि चीन की सबसे पुरानी मस्जिद किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है और किसी भी इस्लामिक देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिनों बात बात पर दो चीजें अक्सर सुनाई देती हैं। पहला तो ये कि हिंदू खतरे में और दूसरा ये कि इस्लाम खतरे में। दोनों तरफ के लोग उछलने लगते हैं। ये केवल भारत में नहीं है, दुनिया के कई देशों से ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कहता है कि हम हिंदू धर्म को बचाने के लिए कुर्बान हो जाएंगे, तो कोई कहता है कि हम इस्लाम को बचाने के लिए अपनी हस्ती मिटा देंगे। ये कुछ नहीं है सिवाय फिजूल की ड्रामेबाजी के, क्योंकि सबको पता है कोई खतरे में नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो जब चीन में 13वीं सदी की मस्जिद तोड़ी जा रही है, गिराई जा रही है, तो पाकिस्तान, अरब, तुर्की जैसे देशों की जुबान से चूं तक क्यों नहीं निकल रहा है? चीन का नाम आते ही इन देशों का गला क्यों सूखने लगता है? सोचिएगा जरा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।